नमस्कार सबको। तो आज का टॉपिक डिस्कशन इज़ अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। तो बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी, ये सारा जो मेरा टॉपिक डिस्कशन होगा वो मोस्टली क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। यहाँ पे ज़्यादा थेरोटिकल नॉलेज से डिस्कस नहीं किया जाएगा। प्योर शॉर्ट एकदम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी ये अपन फॉलोइंग हेडिंग्स में डिस्कस किया जाएगा, जैसे थायराइड फिजियोलॉजी इन प्रेगनेंसी, मैटरनल एस्पेक्ट्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, certain causes of hypothyroidism is like autoimmune hypothyroidism, subclinical hypothyroidism, ये सारा चीज़ें स्पेसिफिकली डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद फिर डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट, फॉलो अप, प्रोग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आयरन एंड हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। तो बेसिकली अगर थायराइड फिजियोलॉजी इन प्रेगनेंसी देखें तो प्रेगनेंसी इज बेसिकली ए हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट। हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट माने क्या कि सारा कुछ रिक्वायरमेंट बॉडी का बढ़ रहा है। तो वैसे ही प्रेगनेंसी में सारा कुछ रिक्वायरमेंट अगर बॉडी का बढ़ रहा है तो उसको अपन हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट इन प्रेगनेंसी बोलेंगे। तो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट इन प्रेगनेंसी के वजह से पेशेंट का जो T3 T4 होगा वो बढ़ा हुआ होगा। नॉर्मल इंसान में भी अगर हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होता है तो T3 T4 बढ़ता है। तो प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज ए हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, तो उसके अंदर T3 T4 बढ़ेगा। नॉर्मली प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन का वैल्यू होता है वो बढ़ा हुआ होता है। ईस्ट्रोजन का वैल्यू अगर बढ़ा हुआ है तो इसके वजह से इंक्रीज इन थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ता है। ठीक है, तो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ने की वजह से T3 T4 ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ए प्रेग्नेंट फीमेल बढ़ता है। तो इतना तो समझ आ गया है कि T3 T4 प्रेगनेंसी में क्यों बढ़ता है। ईस्ट्रोजन बढ़ा है, इंक्रीज इन थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, और उसकी वजह से T3 T4 बढ़ा हुआ है। इसका सिग्निफिकेंस ऐसा है कि प्रेगनेंसी में अगर आप फ्री T3 T4 करोगे तो वो नॉर्मल आएगा, उसका जो नॉर्मल रेंज है वो आएगा। लेकिन आप अगर टोटल T3 T4 करोगे तो वो ऑफकोर्स बढ़ के आएगा, क्योंकि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इटसेल्फ बढ़ा हुआ है इन प्रेगनेंसी। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको पता चल गया कि जब भी आप अगर एडवाइस कर रहे हो पेशेंट का थायराइड प्रोफाइल, तो उसके अंदर आपको फ्री T3 T4 करना है, ना कि टोटल T3 T4 करना है। सेकेंड पॉइंट इज कि जस्ट आफ्टर फर्टिलिटी पेशेंट का सीरम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बढ़ता है, सीरम एससीजी अपन उसको बोलते हैं, और सीरम एससीजी के वजह से ही T3 T4 बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी जो ह्यूमन एससीजी, सीरम एससीजी, इसका पिक वैल्यू होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि फर्टिलिटी के बाद ये बढ़ना स्टार्ट होता है, लेकिन इसका पिक वैल्यू मतलब सबसे ज़्यादा कब बढ़ा हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है बिटवीन 12 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में TSH करोगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी TSH करोगे, तो दोनों का एक रेंज होता है, एंड दैट रेंज इज इंपॉर्टेंट। और ये रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ सीरम एससीजी, जैसे मैंने आपको बोला कि 12 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ा हुआ होता है, उसके वजह से T3 T4 बढ़ा हुआ होता है। और फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में TSH वैल्यू कितना होगा उसका एक स्पेसिफिक रेंज होगा, और रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी TSH वैल्यू कितना होगा उसका स्पेसिफिक एक रेंज होगा। दैट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सीरम TSH इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। सेकेंड हेडिंग इज कि मैटरनल एस्पेक्ट्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, कि अगर अपन हाइपोथायरॉयडिज्म डिस्कस कर रहे हैं तो उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अगर प्रॉपरली हाइपोथायरॉयडिज्म को प्रेगनेंसी में अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो कि प्रेग्नेंट लेडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे एक तो चांसेस है कि रिपीटेड मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म इटसेल्फ कैन कॉज एनीमिया इन प्रेग्नेंट लेडी विथ हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके वजह से हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड एब्रेशो प्लेसेंटा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड कंसेप्ट इन मैटरनल एस्पेक्ट्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज कि कौन से टाइप ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। तो ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म में ज़्यादा चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर देयर कंपेरेटिवली टू सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। अभी आप पूछोगे कि ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। तो ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म में द डेफिनेशन इज कि T4 कम होगा लेकिन TSH नॉर्मल होगा, दैट इज ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है कि TSH बड़ा होगा लेकिन T3 T4 इज नॉर्मल, दैट इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये हो गया। तो इसके बाद थर्ड हेडिंग इसकी इटियोलॉजी, कि हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी क्यों हो रहा है, व्हाट आर द कॉजेस। तो फर्स्ट अगर प्रिवेलेंस देखें, तो प्रिवेलेंस अगर देखें तो ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म इज बिटवीन 0.3 to 0.5% इज
इन प्रेग्नेंट लेडीज एंड सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रिवलेंस ज़्यादा है 2 to 5% इन प्रेग्नेंट लेडीज। मोस्ट कॉमन कॉज अगर देखें, अगर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी इज बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर बाकी आयोडीन डिफिशियंसी इटसेल्फ कैन कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। अगर ड्रग्स देखें कि कौन सी ड्रग्स प्रेग्नेंट लेडीज में हाइपोथायरॉयडिज्म करवा सकती है, तो दैट इज रिफैम्पिसिन एंड फिनोटॉइन। तो हिस्ट्री टेकिंग इज इंपॉर्टेंट इफ वेदर पेशेंट इज टेकिंग रिफैम्पिसिन एंड फिनोटॉइन। क्यों? क्योंकि रिफैम्पिसिन एंड फिनोटॉइन इटसेल्फ कैन कॉज इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ थायरोक्सिन। तो ये सारा हो गया इटियोलॉजी। अगर क्लिनिकल फीचर्स देखें तो क्लिनिकल फीचर्स में अपने को पता है कि नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स में क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज कॉमन ओनली। जैसे कोल्ड इंटॉलरेंस हो गया, फटीग हो गया, फटिगिबिलिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, सोमनुलेंस हो गया। व्हाट इज सोमनुलेंस? बेसिकली पेशेंट विल कंप्लेंट ऑफ कि मुझे दिन भर से ड्राउजी लगता है, दिन भर मुझे नींद आता है। इन दैट पेशेंट वी कैन सस्पेक्ट कि वेदर पेशेंट शुड बी हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म और नॉट। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में भी ड्राई स्किन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर स्पेसिफिकली अगर देखें, जैसे आई टोल्ड यू जस्ट कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी इज ऑटोइम्यून, ठीक है। तो ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म का स्पेशली डिस्कशन करने का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई पेशेंट है, पेशेंट नंबर 1, अगर कोई पेशेंट है उसका आपने फ्री T4 एंड TSH किया जो कि नॉर्मल आया, तो दैट इज बेसिकली यू थायराइड स्टेज, नॉर्मल थायराइड प्रोफाइल आया उसका। और वही पेशेंट मान लो प्रेगनेंसी में उसको थोड़ा दिक्कत आ रहा था और उसने IVF किया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऐसे पेशेंट में अगर यू थायराइड है और उसका IVF हुआ है, और ऐसे पेशेंट में अगर आप एंटी TPO एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी करवाते हो, तो स्टडीज हैव शोन दैट कि ऐसे पेशेंट में रिपीटेड चांसेस ऑफ मिसकैरेज, ऐसे पेशेंट में अबॉर्शंस काफ़ी देखा गया है स्टडीज में, जो कि पास्ट में हुई। ये एक पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 इज कि अगर एक पेशेंट है, प्रेग्नेंट लेडी, उसका यू थायराइड स्टेज है, यू थायराइड स्टेज में अगर उसका एंटी TPO एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी पॉजिटिव है, ऐसे पेशेंट्स में प्री टर्म डिलीवरीज एंड नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का प्रिवेलेंस ज़्यादा देखा गया है। तो बेसिकली व्हाट इज एंटी TPO एंटी थायराइड पेरोक्सिडेस एंटीबॉडी इज कि ये ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अगर आप डायग्नोस कर रहे हो कि दिस इज ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म और ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म को डिटेक्ट करने के लिए विल डू एंटी TPO और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, ठीक है। ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आ रही है और वो प्रेग्नेंट लेडी का आपने देखा कि ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म आपने डिटेक्ट किया, जैसे आपको पहले ही बोला गया है कि व्हाट इज ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म इज बेसिकली उसका T4 कम है लेकिन TSH नॉर्मल है। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ऐसे पेशेंट में स्टडीज में देखा गया है कि इन दी लेटर पीरियड ऑफ हर लाइफ ऐसे पेशेंट में डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आ रही है एंड शी इज़ इन दी ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म स्टेज, तो ऐसे पेशेंट को बोलना इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके लाइफ में आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन एंड एक्सरसाइज करना इज इंपॉर्टेंट टू डिले डायबिटीज और टू प्रिवेंट द डायबिटीज। थर्ड पॉइंट इज कि अगर कोई पेशेंट है, स्टडीज, ये सारा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये स्टडीज के बेसिस पे डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या स्टडीज हुई है और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अगर कोई पेशेंट था जो कि यू थायराइड था, अगर कोई पेशेंट है जो प्रेगनेंसी में यू थायराइड स्टेज में है, लेकिन आपने उसका एंटी TPO एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी किया जो कि पॉजिटिव आया, तो ऐसे केसेस में जब ऐसे फीमेल्स में लो डोज थायरोक्सिन ट्रीटमेंट दिया था, तो ऐसे पेशेंट्स में ऑप्स कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो गए थे। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यही है कि अगर कोई आपके पास पेशेंट आ रही है, प्रेग्नेंट लेडी आ रही है, वेदर शी इज यू थायराइड लेकिन उसका एंटी TPO एंटी TG एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो ऐसे पेशेंट को लो डोज थायरोक्सिन के साथ ट्रीट करना इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट ऑप्स कॉम्प्लिकेशंस लाइक मिसकैरेज, अबॉर्शन, एनीमिया, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह। ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड अगर हेडिंग देखें तो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म का डेफिनेशन ही यही है कि अगर उसका TSH बढ़ा हुआ है लेकिन T3 T4 नॉर्मल है, तो दैट इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। मोस्टली इन प्रेग्नेंट फीमेल सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म इज असिम्टोमेटिक,
कुछ भी उसको कंप्लेंट नहीं है, कुछ कंप्लेंट नहीं है, बस उसका थायराइड प्रोफाइल किया तो थायराइड प्रोफाइल में सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म आया है, और सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म शुड बी ट्रीटेड विथ लो डोज थायरॉक्सिन। ठीक है। एक थर्ड हेडिंग है कि आइसोलेटेड मैटरनल हाइपोथायरॉक्सिमिया। आइसोलेटेड मैटरनल हाइपोथायरॉक्सिमिया में क्या है कि T4 अगर आप देखोगे तो वो लो आएगा, लेकिन TSH नॉर्मल होता है। तो ऐसे पेशेंट में भी आप लो डोज थायरोक्सिन के साथ उसको ट्रीट कर सकते हो। ब्रॉड हेडिंग अगर देखें तो डायग्नोसिस ऐसे पेशेंट का कैसे करोगे। अगर कोई पेशेंट, प्रेग्नेंट लेडी आ रही है और आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो डायग्नोसिस में आपको क्या क्या देखना है। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन इज थायराइड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट में आप देखोगे कि फ्री T3, फ्री T4 एंड TSH करवाना है। तो TSH का सिग्निफिकेंस क्या है एंड T4 का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर TSH आपको देखना है और TSH अगर बढ़ा हुआ है तो आप सस्पेक्ट करोगे कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ इज नॉट प्रोड्यूसिंग T3 एंड T4, इसके वजह से TSH बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट। तो TSH का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यही है, अगर TSH बढ़ा हुआ आता है तो वी कैन सस्पेक्ट कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर T4 का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखना है तो T4 के बेसिस पे आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि वेदर पेशेंट इज हैविंग ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म और सब क्लिनिकल थायरॉयडिज्म। तो T4, अगर T4 इटसेल्फ इज लो लेकिन TSH नॉर्मल है तो दैट इज ओवर हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन अगर T4 इज नॉर्मल लेकिन TSH बढ़ा हुआ है तो दैट इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ट्रीटमेंट के हिसाब से, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, इसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट इज कि ऑलरेडी मैंने बोला, जब भी आप कोई पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन भेज रहे हो तो उसका टोटल T3 T4 नहीं भेजना है, उसका T3 जो कि फ्री T3 फ्री T4 भेजना है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में TBG बढ़ता है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, और उसकी वजह से फॉल्सली एलिवेटेड टोटल T3 T4 आएगा। तो ऐसे केसेस में मोस्टली कॉमनली आपको फ्री T3 T4 ही भेजना है। थर्ड पॉइंट इज ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म को डिटेक्ट करने के लिए आपको एंटी TPO, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज भेजना है। तो दैट इज डायग्नोसिस। अगर डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल देखिए, अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रही है, उसको आप प्रोटोकॉल वाइज कैसे उसको ट्रीट करोगे, कैसे उसको डायग्नोस करेंगे, वो सारा अभी डिस्कस करेंगे। मान लो अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल आपके पास आ रही है इन फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, तो ऐसे पेशेंट में आप फ्री T3, फ्री T4, TSH, एंटी TPO एंटीबॉडी, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी भेजोगे। और ये सारा कुछ अगर नॉर्मल आता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ थायरोक्सिन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई पेशेंट आ रही है, उसका थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल है लेकिन उसका एंटी TPO, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो ऐसे पेशेंट में खाली ऑब्जर्वेशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। पॉइंट नंबर 2, अगर पेशेंट यू थायराइड स्टेज में आ रही है लेकिन उसका एंटी TPO, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी पॉजिटिव है और पेशेंट का एज ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 1, पेशेंट का एज ज़्यादा है। नहीं तो पॉइंट नंबर 2 कि उसका पास हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज अबॉर्शन है, तो ऐसे केसेस में लो डोज थायरोक्सिन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। थर्ड केस में क्या है कि अगर पेशेंट का T4 इज नॉर्मल और डिक्रीज्ड, पेशेंट का T4 अगर नॉर्मल और डिक्रीज है, TSH अगर बढ़ा हुआ है, TSH कितना बड़ा हुआ है, मान लो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आ रही है और TSH इज मोर देन 2.5, अगर रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी पेशेंट आ रही है तो TSH शुड बी मोर देन 3। तो ऐसे केसेस में आपको पेशेंट को थायरोक्सिन के साथ 100% ट्रीट करना ही करना है। ट्रीट करने के बाद उसका जो TSH है, फॉलोअप में जब पेशेंट आएगी तो उसका TSH आपको मेंटेन करना इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बिटवीन 0.5 to 2.5 एंड सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बिटवीन 0.3 to 3। ठीक है। और अगर T4 आपको फॉलोअप केसेस में देखना है तो T4 का वैल्यू आपको अपर लिमिट ऑफ हायर मेंटेन करना है। ऐसे पेशेंट में वापस हर मंथ मंथली फॉलोअप में पेशेंट को TSH थायराइड फंक्शन टेस्ट के साथ करवा के बुलाना है और आपको TSH T4 का वैल्यू देख के थायरोक्सिन का डोज मॉडिफाई करना है। आफ्टर पोस्टमार्टम, आफ्टर डिलीवरी क्या करना है, 50% डोज ऑफ थायरोक्सिन कम करना है। मान लो अगर आज पेशेंट का डिलीवरी हो गया है तो कल से पेशेंट को अगर रिक्वायरमेंट था इन प्रेगनेंसी 100 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे, तो आफ्टर डिलीवरी उसका जो 100 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे थायरोक्सिन का डोज चल रहा था उसको कम करके 50 माइक्रोग्राम पर डे आप दे सकते हो। और फिर उसके बाद हर महीने नहीं तो 2 महीने में उसको फॉलोअप करके थायराइड प्रोफाइल के साथ आना है और वो हिसाब से उसका थायरोक्सिन का डोज मॉडिफाई करना है। अगर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखें तो ट्रीटमेंट में थायरोक्सिन का डोज इज इंपॉर्टेंट कि थायरोक्सिन का डोज प्रेगनेंसी में कितना होता है। तो थायरोक्सिन का डोज अगर प्रेगनेंसी में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दैट इज 2
टू 2.4 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे। मान लो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल आ रही है और उसका वेट है 50 केजीज, तो अगर 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से भी अगर उसको डोज दे तो वो होता है 100 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। ट्रीटमेंट में पॉइंट नंबर 2 इज कि अगर कोई पेशेंट है, शी वॉज ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट हुई है, तो ऐसे केसेस में जो उसका डोज था उसका 50% ऑफ डोज इंक्रीज करके थायरोक्सिन 50% ऑफ डोज ऑफ इंक्रीज इन 50% ऑफ डोज ऑफ थायरोक्सिन उसको प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको बोला, प्रेगनेंसी से हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट और हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में थायरोक्सिन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है। तो अगर कोई पेशेंट आपको ऑलरेडी हाइपोथायरॉइड पेशेंट थी और वो प्रेग्नेंट हुई है, तो ऐसे केसेस में उसका थायरोक्सिन का डोज 50% से बढ़ाना ज़रूरी है। ये हो गया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। बाद में अगर पेशेंट पोस्टमार्टम फॉलोअप के लिए आ रही है, तो पोस्टमार्टम फॉलोअप में अगर कोई पेशेंट इन केस प्रेगनेंसी में अगर उसका हाइपोथायरॉयडिज्म स्टेज था, तो पोस्टमार्टम में इट इज़ नॉट कंपलसरी कि पेशेंट विल हैव हाइपोथायरॉयडिज्म, पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म में भी जा सकती है। तो पोस्टमार्टम फॉलोअप में पेशेंट कैन इधर हैव हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है इतना डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि पेशेंट को हाइपर भी हो सकता है और हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। तो बेसिकली वैसे वो हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करना है। अगर पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो वैसे उसको बीटा ब्लॉकर्स के साथ ट्रीट करना है। अगर पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको थायरोक्सिन के साथ ट्रीट करना है। ये हो गया फॉलोअप का। और जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि आयन डिफिशियंसी एंड हाइपोथायरॉयडिज्म क्या कोरिलेशन है, अभी भी स्टडीज चल रही है द कोरिलेशन बिटवीन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड आयन डिफिशियंसी। तो अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई है, तो वो स्टडीज में देखा गया है कि अगर पेशेंट इज इनटू आयन डिफिशियंसी स्टेट, तो ऐसे केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर उनको आयन सप्लीमेंटेशन से ट्रीट किया जाए तो उसका हाइपोथायरॉयडिज्म भी मैनेज हो सकता है। तो बेसिकली दैट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड आयन डिफिशियंसी। थैंक यू।